हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल के विभाजन का वर्णन कीजिए। उत्तर है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। वस्तुतः समाज में होने वाली क्रमिक परिस्थितियों से ही साहित्य में परिवर्तन होता है। जो समाज है उसमें क्रमिक यानी क्रम में जो परिवर्तन होती है, उन परिस्थितियों से ही साहित्य में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन की क्रमवार व्यवस्थित रूप में देश और समाज के समझ प्रस्तुत करना ही किसी साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला नंबर है आदिकाल वीरगाथा काल। आदिकाल को दोस्तों एक और नाम है वीरगाथा काल। संवत 1050 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी तक माना गया है आदिकाल या वीरगाथा काल का समय। दूसरा नंबर है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं। इसका समय है संवत 1375 ईस्वी से संवत 1700 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा नंबर है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। ये उत्तर मध्यकाल जो है इसे रीतिकाल भी कहते हैं। संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया ये इसका समय है। फिर आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक जो अब का युग चल रहा है वो आधुनिक काल का युग चल रहा है। आदिकाल हिंदी पद्य साहित्य के प्रारंभिक विकास काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल की संज्ञा दी है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल की संज्ञा दी है। आदिकाल को वीरगाथा काल, चरण युग, भाट युग आदि नामों से भी जाना जाता है। आदिकाल जो है दोस्तों वो इसके कई नाम है। वीरगाथा काल, चारण युग, भाट युग ऐसे नामों से जाना जाता है। आदिकाल की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? दूसरा प्रश्न नंबर 2 है, आदिकाल की विशेषताएं कौन कौन से हैं? आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला नंबर है कवि राज्याश्रित होते थे। आदिकाल के जो कवि होते थे वो राज्याश्रित होते थे, यानी कि उस समय का जमाना ऐसा था दोस्तों कि राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था और ये जो कवि होते थे ये राजाओं के राज्य में आश्रित होते थे, यानी राजाओं के राज्य में रहते थे। दूसरा नंबर है कवि कुशल योद्धा भी होते थे। ये युद्ध कौशल के सभी दाव पेच से वे विज्ञ होते थे, यानी कि जो कवि है ये कुशल योद्धा भी होते थे और युद्ध की कौशल यानी युद्ध भूमि के सभी दाव पेच से वे विज्ञ होते थे। विज्ञ यानी कि वे जानकार होते थे कि युद्ध क्षेत्र में कैसे लड़ा जाता है और लोगों को उत्साहित करते थे अपने राज्य के प्रति सचेत रहने के लिए, कि राज्य की सेवा करने के लिए। तीसरा नंबर है कवियों की रचनाओं में मुख्यतः वीर रस एवं श्रृंगार रस का बाहुल्य होता था। ये आदिकाल के जो कवि थे उनकी रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस का ज्यादा वर्णन मिलता है। चौथा नंबर है काव्य के सभी रूपों में जैसे प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान, गीत एवं मुक्तक काव्य में काव्य रचनाएं वीर गाथाओं के रूप में रची गई। पांचवा है युद्धों का संजीव वर्णन, और युद्ध का ऐसे वर्णन करते थे मानो वो सब देखकर वर्णन कर रहे हों, संजीव वर्णन करते थे। छठवां है आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अति संयुक्ति,
जो आदिकाल के कवि थे वो आश्रयदाताओं यानी कि जो राजा अपने राज्य में अपने राजमहल में आश्रय देते थे उनकी प्रशंसा अति संयुक्त बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने कविता के माध्यम से करते थे। 7वां नंबर है दोहा, सोरठा, त्रोटक, कोला, छप्पा आदि विविध छंदों का प्रयोग करते थे। इनके काव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता था। 8वां नंबर है रासो ग्रंथ परंपरा, और रासो ग्रंथ की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। 9वां है काव्य में डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, और जो काव्य था उसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। आदिकाल की प्रमुख कवि एवं रचनाएं। कवियों के नाम, रचनाओं के नाम। दशपति विजय, खुमान रासो, ये प्रबंध काव्य है। दूसरा नंबर है चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। तीसरा नंबर है नरपति नाल्ह, बीसल देव रासो, ये वीर गीत है। जगनी परमाल रासो, आल्हा खंड, ये भी वीर गीत है। और 5वां नंबर है सारंग घर हमीर रासो, ये प्रबंध काव्य है। 6वां है नल्ह सिंह बीसल देव रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।